Good morning, all of you. Today, in this part of structure and bonding, we will discuss about the meaning and application of the Drago rule. Before study about the meaning and the application of Drago rule, we will discuss about some basic part related with the hybridization and the percentage S character. देखो सबसे पहले हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि हाइब्रिडाइजेशन आपके अलग अलग कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंट टाइप की आती है, किसी में sp, किसी में sp2, किसी में sp3 एंड सो ऑन। तो फिर जो परसेंटेज s करेक्टर होता है डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर वो भी डिफरेंट ही होगा, वो सेम नहीं रहता। और जो डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो सेंट्रल एटम के चारों तरफ अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं ताकि उनके बीच में रिपल्शन कम से कम हो, तो उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच का बॉन्ड एंगल वो भी डिफरेंट ही होगा। उस डिफरेंट बॉन्ड एंगल के बेसिस के ऊपर भी हम ये डायरेक्ट एक रिलेशन होता है cos थीटा इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय s माइनस 1 या cos थीटा इज इक्वल टू p माइनस 1 डिवाइडेड बाय p, वो इसके रिवर्स होता है, जिसके द्वारा आप परसेंटेज s या p करेक्टर मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि जितना ज्यादा परसेंटेज s करेक्टर होता है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। मींस वो जो ऑर्बिटल होगा उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे आर मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियाई, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। और फिर उसकी जो जितना ज्यादा न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड रहेगा आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसकी बल्कीनेस उतनी ज्यादा होगी। मींस जिसके अंदर जितना ज्यादा परसेंटेज s करेक्टर होता है उसकी बल्कीनेस ज्यादा होती है और वो लॉन्गिविटी कम होती है। लॉन्गिविटी का मतलब उसके जो ऑर्बिटल्स है हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होंगे, दूर नहीं होंगे। दूर हो जाए तो लॉन्गिविटी ज्यादा, तो परसेंटेज s करेक्टर ज्यादा होता है तो बल्कीनेस ज्यादा होती है और लॉन्गिविटी कम होती है, थिननेस कम होती है एंड वाइस वर्सा। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। आप ये जानते हैं कभी भी एस हाइब्रिडाइजेशन तो होती नहीं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग ऑफ द डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ द वैलेंस शेल। तो कम से कम जो एस सबशेल होती है उसमें तो एक ही ऑर्बिटल होता है, तो एस कम से कम किसके साथ मिलेगा, पी के साथ। तो इट मींस एस की कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, एस अकेला ही होता है। एस अकेला है तो उसके अंदर 100% एस करेक्टर होगा और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा ही रहेगी और उसकी बल्कीनेस भी सबसे ज्यादा होगी और लॉन्गिविटी क्या होगी, सबसे कम। सेकंड, अगर हम एसपी हाइब्रिडाइजेशन देखें तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होगा बताओ, इसके अंदर एस करेक्टर कितना आएगा मैथमेटिकली अगर आप कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपका एस तो देखो क्या है, 1 ही है। ठीक हो गया, एस तो बोलो कितना है आपका, 1 ही है और टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू, बोलो कितना आंसर आ जाना चाहिए, 50% इसके अंदर एस करेक्टर होता है। और इसकी जो बल्कीनेस है, जैसे जैसे पहले तो देखो प्योर एस था तो उसके अंदर 100% एस करेक्टर था तो उसकी बल्कीनेस ज्यादा थी, उसकी शेप ही स्फेरिकल होती है आप जानते हैं। तो जैसे जैसे एस करेक्टर कम हुआ, देखो 50% एस करेक्टर हो गया। एसपी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी तो उसमें दो सेंट्रल एटम के दोनों साइड में दो एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे और दोनों के अंदर जो एस करेक्टर होगा वो 50-50% होगा। 50% एक एसपी के अंदर और 50% एस करेक्टर दूसरे आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर होगा। जो ये हमने दो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखा रखे हैं, बीच में यहाँ पे कोई सेंट्रल एटम होता है जिसके ऊपर ये अरेंज हो जाते हैं और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल यहाँ पे बनता है वो बोलो कितने का बन जाता है, 180 डिग्री के ऊपर ये अपने आप को अरेंज करते हैं ताकि इनके बीच रिपल्शन कम से कम हो। और जो 50 और एस करेक्टर बोलो कितना आ गया इसके अंदर, 50% एस। ऐसे ही जो सेकंड हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसका, उसके अंदर भी 50% एस करेक्टर होगा। क्लियर हो गया इतना। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन को भी अगर आप देखें तो इसके अंदर टोटल आपके जो ऑर्बिटल्स हैं वो तो आपके 3 हैं, लेकिन s तो एक ही है तो टोटल 3 हो गए, डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो आपके 33% एस करेक्टर आ जाता है। जो 3 आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं अपने आप को रीअरेंज करते हैं स्पेस के अंदर ताकि उनके बीच रिपल्शन कम से कम हो, तो उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच का वो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का हो जाता है। और इनके अंदर जो एस करेक्टर है हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर वो 33% एस करेक्टर होता है हर एक के अंदर, चाहे वो कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल हो। हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर एस करेक्टर बोलो कितने का होता है, वो 33% ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में भी अगर आप देखेंगे तो s तो एक ही है, टोटल ऑर्बिटल आपके 4 हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100 अगर हम कर दें तो टोटल जो आपके परसेंटेज एस करेक्टर आता है वो 25 आता है।
और ये अपने आप को स्पेस में इस टाइप से अरेंज करेंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेंगे, जिसकी वजह से आपके जो चारों ऑर्बिटल अपने आप को स्पेस में कैसे अरेंज करेंगे कि इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा इन बिटवीन एनी ऑफ द टू हाइब्रिड ऑर्बिटल वो 109.5 डिग्री होगा। इन स्पेस अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। तो जैसे हम ऊपर बता रहे थे कि जो परसेंटेज जो एस करेक्टर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ही इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो प्योर जो एस होता है उसके अंदर तो 100% एस करेक्टर था आपका, और जिसकी वजह से उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो देखो सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम होगी। और जैसे हम एस से एसपी, एसपी से एसपी2, एसपी2 से एसपी3 की तरफ जाते हैं तो जो परसेंटेज एस करेक्टर है देखो वो डिक्रीज होता चला गया, 100 से 50, 50 से 33, 33 से 25 हो गया। इसलिए परसेंटेज एस करेक्टर कम होने से आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बोलो क्या हो गई, डिक्रीज। देखो मैक्सिमम प्योर एस के अंदर और मिनिमम आपके एसपी3 तक हम पहुंच गए। उसके बाद जो बल्कीनेस है, जितना ज्यादा एस करेक्टर होता है उसकी बल्कीनेस ज्यादा होती है। देखो एस तो प्योर स्फेरिकल हो गया, जैसे हम देखो एसपी की तरफ गए तो देखो बल्कीनेस थोड़ी कम हो गई, थिननेस थोड़ी बढ़ गई। अब sp2 वाले के अंदर आप देखें, देखो थोड़ी और हमने इनको थिननेस इसके अंदर हमने शो की है, थिननेस थोड़ी बढ़ गई। ऐसे ही sp3 वाले के अंदर थिननेस थोड़ी और बढ़ गई, मींस बल्कीनेस कम होती चली जाती है, थिननेस बढ़ती चली जाती है। तो आपने यही लिखा है, देखो लॉन्गिटिविटी, देखो बल्कीनेस तो मैक्सिमम होती है प्योर एस के अंदर और कम होती चली जाती है, और वो सबसे कम किसमें हमने शो की है, अमंग दीज एस, एसपी, एसपी2 और एसपी3 के अंदर सबसे कम किसमें रही, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर। और लॉन्गिविटी या थिननेस सबसे आपकी कम किसमें रही, प्योर एस के अंदर, और सबसे ज्यादा किसमें रही, देखो मैक्सिमम किसमें आ गई, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर। तो ये बेसिक फैक्ट है जो आपको ध्यान रखने हैं। इसी के बेसिस के ऊपर आप क्वेश्चनों को फर्दर यूज कर सकते हैं। फर्दर अगर हम देखें sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर, तो इसके अंदर जो 33% जो s करेक्टर होता है वो तो 3 इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स के अंदर होता है। देखो जो 3 इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, क्योंकि टोटल 5 है यहाँ पे sp3d, एक s 3 p और एक d इंटरमिक्स करके ही तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। तो 3 तो अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं 120 डिग्री के एंगल के ऊपर। देखो ये 120 डिग्री का एंगल है इनके बीच में, 120 का है ये एंगल यहाँ पे 120। और जो 2 बच जाते हैं वो अपने आप को अरेंज करते हैं एक्सियल पोजीशन के ऊपर। तो अब हमें जो आपके इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर, देखो जो इक्वेटोरियल जो पोजीशन है इसके ऊपर जो प्रेजेंट थी इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल जो प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर जो आपका परसेंटेज एस करेक्टर होता है वो 33% होता है, 33%। इनके अंदर 33% होता है एस करेक्टर, 33%। अगर इसके अंदर 33 हो गया तो 33, और इसके अंदर भी देखो यहाँ पे 33, ऐसे ही जो एक बच गया इसके अंदर भी 33% एस करेक्टर हो गया। तो बच कितना गया बोले एक्सियल वालों में, इनके अंदर होता है 0% एस करेक्टर। जो एक्सियल पोजीशन वाले होते हैं हम पहले भी पढ़ा चुके हैं आपको, इनके अंदर होता है 0% एस करेक्टर। ठीक हो गया। और इन चीजों को फिर हम मैथमेटिकली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखो आप sp के अंदर कैलकुलेट करें, sp के अंदर जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल उनके बीच का बॉन्ड एंगल जो है 180 है, और फिर हम देखें कि इनके अंदर s करेक्टर कितना होगा। तो आप जब कैलकुलेशन करेंगे cos 180 की वैल्यू आप पुट करेंगे, और उसके बाद s का मतलब s करेक्टर जब निकालते हैं फिर आपका आंसर आ जाएगा इसके अंदर वो 50% ही आएगा। ऐसे ही sp2 के अंदर जो बॉन्ड एंगल है 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच का 120 है, तो आपका जो आंसर आएगा वो 33% ही आएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर अगर आप देखें बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री, अगर ये वैल्यू आप पुट करें तो जो s करेक्टर आएगा यहाँ पे वो 25% आएगा। मैथमेटिकली आप इस फार्मूले के द्वारा भी उस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे कि हमने देखा sp3d हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो 3 आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल थे वो अपने आप को इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर देखो यहाँ पे उन्होंने अरेंज किया था, और उनके बीच एंगल था 120 का। 120 मीन्स वही sp2 वाला केस। तो 120 अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है 33%। बोलो परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ पे बोलो कितना आ जाएगा आपका 33%। तो इस फार्मूले के बेसिस के ऊपर मैथमेटिकल वे से भी हमने ये प्रूव कर दिया कि कहाँ पर कितना परसेंट एस करेक्टर होता है, और ये कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। फर्दर जो अभी हम ड्रैगो रूल पढ़ेंगे उसके अंदर इन चीजों को यूटिलाइज किया जाता है, और हाइब्रिडाइजेशन के डिफरेंट क्वेश्चन में भी इनको यूज किया जाता है। तो ये था बेसिक, जिसको हम फर्दर यूज करते रहते हैं हर जगह पे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अब आखिर ड्रैगो रूल है क्या। ड्रैगो रूल के बेसिस के ऊपर हम क्या चीज ऐसी हैं जिनको हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ड्रैगो रूल के बेसिस के ऊपर सबसे मेन पॉइंट जो है इसका वो यही है कि हम ये बता पाएंगे कि जो सेंट्रल एटम है उस सेंट्रल एटम के अंदर हाइब्रिडाइजेशन चलेगी या नहीं।
और ये जो रूल एप्लीकेबल है ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल होता है सिर्फ उन्हीं कंपाउंडों के अंदर जिसमें जो सेंट्रल एटम होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp3 हो, लेकिन इस टाइप की sp3 हो कि जिसके अंदर क्या हो कि कम से कम सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर जरूर होना चाहिए। तो इट टेल्स अबाउट द occurrence or the non occurrence of the sp3 hybridization in the central atom having at least one lone pair। और फिर ये कहता क्या, ये ऐसा कहता है फर्दर कि अगर ऐसा है, देखो ये कंडीशन हो गई यहाँ तक तो कि कोई सेंट्रल एटम भी है, उस सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी है और उस सेंट्रल एटम के पास कम से कम एक लोन पेयर भी है। अगर ये बातें हैं तो फिर आगे क्या होगा, तो फर्दर ये रूल और क्या स्टेट करता है, ये रूल ये स्टेट करता है कि जो अगर हमारे पास सेंट्रल एटम है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट हो। कौन से पीरियड का एलिमेंट होना चाहिए, बोलो सेकंड पीरियड का। देखो सेकंड पीरियड और इनकी आपको थोड़ी, आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में तो खैर पहले से मालूम ही होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा आइडिया दे दें आपको। जो पीरियोडिक टेबल होती है उस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो टोटल आपके देखो 18 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 से लेके फिर उसके बाद ग्रुप नंबर, देखिए ऐसे ये 13 बीच में आ गए और लास्ट में जैसे ग्रुप नंबर 18 हमने लिख दिया। ये आपका देखो जैसे पी ब्लॉक होता है यहाँ पे, ये आपका देखो एस ब्लॉक होता है और बीच में आपके 3 से लेके 12 तक जो था वो हमारा डी ब्लॉक बन जाता है। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पीरियड की बात करते हैं, हम पीरियड की बात करते हैं। तो जो पीरियड होता है नंबर 1 उसके अंदर यहाँ पे आपका हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे आपका बोलो क्या होता है, हीलियम। उसके बाद पीरियड नंबर 1 आ गया ये आपका। उसके बाद हम बात करते हैं पीरियड नंबर 2 की। जो पीरियड नंबर 2 है हमारा उसके अंदर बोलो यहाँ पे कौन आ गया, हाइड्रोजन के नीचे लिथियम आ गया और यहाँ पे बोलो कौन आएगा, बेरिलियम आ गया। उसके बाद ग्रुप 13 में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो हमारा क्या आ जाता है, बोरोन। फिर 14 अगर देखें, ये 14, ये 15, ये 16 और ये 17 देखें तो 14 के अंदर बोलो कौन आ जाएगा, यहाँ पे कार्बन। 15 में बोलो कौन आ जाएगा, नाइट्रोजन। और यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे फ्लोरीन और नियोन आ जाएगा यहाँ पे हीलियम के नीचे। तो ये जितने भी एलिमेंट है आपके सेकंड पीरियड एलिमेंट है, बोलो ये सारे के सारे आपके कौन है, ये सेकंड पीरियड एलिमेंट। क्लियर हो गया। तो और हर ग्रुप के अंदर अगर आप देखें फर्दर तो हमने एक पॉइंट यहीं पे यही लिखा है कि ड्रैगो रूल वो है जो हमें ये बताता है कि सेंट्रल एटम के अंदर sp3d हाइब्रिडाइजेशन, पहली बात तो sp3d ही वो दिखाए, कोई कंपाउंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही दिखाए, लेकिन वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाने वाला वो ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिसमें सेंट्रल एटम के ऊपर कम से कम एक लोन पेयर हो। उसके बाद जो सेंट्रल एटम है वो सेकंड पीरियड का ही एलिमेंट हो, सेकंड पीरियड जैसे मैंने अभी आपको दिखा दिया, सेकंड पीरियड का ही एलिमेंट होना चाहिए वो आपका। और आमतौर पे जो ये चलता है पी ब्लॉक के अंदर हम इस चीज को स्टडी करते हैं, वो भी मेनली हम जो स्टडी करते हैं ग्रुप नंबर आपके जैसे 14, 15, 16 यहीं तक हम स्टडी कर पाते हैं। लेकिन 14 के अंदर क्योंकि सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर नहीं होता तो लोन पेयर बोलो कहाँ पे दिखता है, ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 16 के अंदर। इट मींस जो ड्रैगो रूल है उसको जब हम स्टडी करेंगे तो मेनली हम कहाँ पे करेंगे, ग्रुप नंबर 15 और 16 के अंदर ही करेंगे। और वो भी सिर्फ कौन से एलिमेंट में वो एप्लीकेबल होगा, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। तो सेकंड पीरियड के बोलो कौन हो गए आपके एलिमेंट, आपके यहाँ पे बोलो, यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया और यहाँ पे बोलो कौन आ गया, ऑक्सीजन। तो आखिर अब है क्या इसमें, तो सेकंड पीरियड का आपका एलिमेंट होना चाहिए जो सेंट्रल एटम है, और दूसरी बात जो नेबरिंग एटम उससे अटैच हो। जैसे मान लीजिए मीथेन हो गया, मीथेन के अंदर कार्बन तो आ गया, कार्बन तो आ गया, लेकिन उससे अटैच कौन हो, जो नेबरिंग एटम जो अटैच हो उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.5 से कम होनी चाहिए। जैसे हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम ही होती है, एंड सो ऑन इस टाइप से। तभी वो जो सेंट्रल एटम है उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस चलेगी, अदरवाइज हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस नहीं चलेगी। तो बोलो ड्रैगो रूल ने क्या बताया कि हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस कब चलेगी, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हम सिर्फ इसने स्टडी करके बताई, इसने सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइजेशन को ही स्टडी किया और ये कहा कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है आपके सिर्फ किन में चलेगी, सेकंड पीरियड के एलिमेंट में चलेगी, लेकिन वो भी सिर्फ तब चलेगी जब वो कैसे नेबरिंग एटम से अटैच हो, ऐसे नेबरिंग एटम से अटैच हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम हो, और तभी उस सेंट्रल एटम के अंदर हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस चलेगी, अदरवाइज हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस नहीं चलेगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसी बात को देखो घुमा फिरा के बोले तो हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर सेंट्रल एटम ऐसा हो जो सेकंड पीरियड की बजाय थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड का हो, यानी थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स हो, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन 2.5 हो, तो उस वक्त नो हाइब्रिडाइजेशन विल अकर इन द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के अंदर कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। तो इन बातों को हमें ध्यान रखना है, और इन बातों को ध्यान रखते हुए हमारे ड्रैगो रूल की कुछ एप्लीकेशन बन जाएंगी। ड्रैगो रूल कुछ चीजों को एक्सप्लेन कर पाएगा, जैसे आपका अनयूजुअल डेविएशन होता है। एप्लीकेशन देखते हैं अब हम, एप्लीकेशन क्या आएगी, देयर इज एन अनयूजुअल डेविएशन इन द बॉन्ड एंगल अमंग द सेकंड पीरियड एंड द थर्ड पीरियड कंपाउंड इन द सेम ग्रुप। तो देखो
सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड की बात अगर हम करते हैं तो देखो वो क्या आती है, वो ये आती है, जैसे अगर हम ग्रुप नंबर 15 में देखें तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट बोलो कौन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन के नीचे बोलो कौन होता है, फास्फोरस होता है। फिर कौन होता है बोलो, आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर भी इसमें देखो ये आ जाते हैं। अगर ग्रुप 16 में देखें तो ऑक्सीजन के नीचे देखो सल्फर, फिर सेलिनियम, फिर टेल्यूरियम, फिर पोलोनियम रेडियो एक्टिव होता है, फिर देखो ये आ जाता है। ठीक है, अगर हम इनके हाइड्राइड्स देखें, अब यहाँ पे बोलो इनके हम क्या देखें, हाइड्राइड्स, तो बॉन्ड एंगल की जो बातें हम कर रहे हैं देखो वो क्या है, बॉन्ड एंगल की बातें कुछ ऐसे है, जैसे जो नाइट्रोजन है वो कौन सा हाइड्राइड बनाता है, यहाँ पे नाइट्रोजन जो हाइड्राइड बनाता है वो बनाता है NH3। फास्फोरस बोलो क्या बनाता है यहाँ पे, PS3। तो अब हम इनके अंदर बॉन्ड एंगल का डेविएशन देखना है। नॉर्मली हम पढ़ भी चुके हैं इनके बारे में कि भाई बॉन्ड एंगल किसका कम होता है किसका ज्यादा, ठीक हो गया ना। लेकिन एक अनयूजुअल बिहेवियर आएगा, अभी हम स्टडी करेंगे, एग्जांपल लेंगे उसके दौरान। तो मीन्स इसकी पहली एप्लीकेशन तो क्या बनेगी, अनयूजुअल डेविएशन इन द बॉन्ड एंगल। जैसे अमोनिया है, इसका बॉन्ड एंगल देखो 107 है, तो लेकिन इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो एकदम यहाँ पे 94 डिग्री सेल्सियस, 94 डिग्री हो जाता है, सॉरी सेल्सियस नहीं, 94 डिग्री हो जाता है। नाइट्रोजन आर्सेनिक जैसे AsS3 देखे तो उसके अंदर फिर 93 होता है, देखो इस टाइप से। तो देखो ये जो लार्ज डिक्रीज हुआ है ना बॉन्ड एंगल का 107 से 90, ये क्यों हुआ, इसी बात को कहते हैं अनयूजुअल डेविएशन इन द बॉन्ड एंगल इन द सेकंड पीरियड। और ये जो अगला कौन है बोलो, थर्ड पीरियड। इनके बीच में जो अनयूजुअल डेविएशन हुआ है बॉन्ड एंगल का वो क्यों हुआ, इसी बात को एक्सप्लेन कौन करेगा, हमारा ड्रैगो रूल। ऐसे ही आप ग्रुप नंबर 16 में देखेंगे तो उसके अंदर भी बोलो पहला एलिमेंट हमारा कौन आता है, बोलो यहाँ पे पहला एलिमेंट हमारा ऑक्सीजन है, तो उसका हाइड्राइड बोलो कौन बनेगा, H2O। और इसके नीचे बोलो कंपाउंड कौन बनेगा, H2S। तो जो H2O होता है हमारा, उसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 104.5 डिग्री। देखो इसका बोलो कितना होता है, 104.5 डिग्री। लेकिन जो H2S होता है उसका जो बॉन्ड एंगल अगर हम देखें तो वो होता है 92 डिग्री। और इसके नीचे अगर हम देखें तो बोलो कौन बन जाएगा, ऐसे ही H2SE। इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 91 डिग्री। देखो देखो बॉन्ड एंगल तो डिक्रीज होता है, वो तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वाई द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप नंबर 15 हाइड्राइड्स। ग्रुप नंबर 15 के जो हाइड्राइड्स हैं NH3 से PS3 AsS3 की तरफ जाते हैं तो बॉन्ड एंगल क्यों डिक्रीज होता है, ये नॉर्मल बात है। ग्रुप नंबर 16 में के जो हाइड्राइड है H2O से H2SC की तरफ जाते हैं तो बॉन्ड एंगल क्यों डिक्रीज होता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये NH3 से PS3 की तरफ गए तो यहीं पे लार्ज डिक्रीज हुआ है बॉन्ड एंगल का, उसके बाद थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हुआ है। ऐसा क्यों, ऐसे ग्रुप 15 में, ऐसे ग्रुप नंबर 16 में, तो ऐसा क्यों हुआ है। क्लियर हो गया, तो इस बात को हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जो हमारी अगली जो प्रॉपर्टी आ जाती है, जिस चीज को ये ड्रैगो रूल अब एक्सप्लेन कर पाएगा, वो जो प्रॉपर्टी है वो होगी हमारी कि ये बताएगा कि जो जैसे डिफरेंट यही इन्हीं कंपाउंडों के बीच में कि किसकी बेसिक प्रॉपर्टी ज्यादा है किसकी कम है, कौन कंपाउंड ऐसा है जो सोल्यूबल ज्यादा है वाटर में, कौन नहीं है, कौन ऐसा है जो बेटर लिगेंड है, कौन अच्छे से अपने लोन पेयर को डोनेट कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा। तो इन सारी बातों की जो एक्सप्लेनेशन है वो दी जाएगी ड्रैगो रूल के बेसिस के ऊपर। अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इनके बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि why the large deviation in the bond angle occurs on moving from NH3 to PH3 among the group number 15 hydrides। तो देखो सबसे पहले NH3 की स्ट्रक्चर हमने बनाई, हम जानते हैं इसकी कॉन्जुगेशन 1s2 2s2 2p3। इसके पास एक लोन पेयर है और 3 आपके बोलो क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखो 2p के अंदर। और जो हाइड्रोजन है उसके पास एक ही अनपेयर्ड होता है, तो 3 हाइड्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए। और क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है यहाँ पे, तो ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं सेंट्रल एटम के चारों तरफ, आपके लोन पेयर भी और आपके नेबरिंग एटम्स भी। लेकिन जो एंगल है, जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल होना चाहिए, वो कितने का होता है, 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री, वो यहाँ पर नहीं होगा। वो तो हम बड़ी आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो ये लोन पेयर होता है ये क्या करता है, ये जो बॉन्ड पेयर है NH बॉन्ड के, इनके साथ बोलो क्या दिखाएगा यहाँ पे, रिपल्शन। क्या दिखाएगा बोलो, यहाँ पे रिपल्शन दिखाएगा। और उस रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड एंगल जो नॉर्मल होना चाहिए 109.5 डिग्री, ये वाला एंगल ये कम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बोलो, कम हो जाता है। और कितने से कम हो जाता है ये हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। एक जब लोन पेयर आता है और हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो सिर्फ उसी केस में, सो द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस बाय 2.5 डिग्री, तो 107 डिग्री का होता है अमोनिया के अंदर बॉन्ड एंगल। क्लियर हो गया इतना।
अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जो हम ये एक्सप्लेन करते हैं डिक्रीज, वो कैसे करते थे हम, कुछ ऐसे एक्सप्लेन करते थे। देखो नॉर्मल बेसिस के ऊपर वाली बात हम बता दें कि NH3 और PS3 के बीच कोई पूछता था हमसे भी बॉन्ड एंगल किसका कम है किसका ज्यादा, डेविएशन की बात नहीं है, डेविएशन तो ड्रैगो रूल ही एक्सप्लेन करेगा। अगर सिंपल कोई आपसे बात पूछता है कि बॉन्ड एंगल किसका कम ज्यादा, तो देखो अभी तक आप क्या जवाब देते थे, आप कुछ ऐसा लिखते थे कि आप जानते हैं नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है, साइज छोटा है, तो हम ऐसे लिखते थे ड्यू टू द small size and high electronegativity of nitrogen in NH3, then phosphorus in PS3। उससे बोलो क्या हो जाता था, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, अपनी तरफ देखो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था, लेकिन ये फास्फोरस अपनी तरफ देखो ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाता था, तो वो ये इलेक्ट्रॉन दूर रहे, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता था कि सेंट्रल एटम के नजदीक आ गए ये NH बॉन्ड वाले बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पे आपके बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा हो जाती थी। यहाँ पे बोलो क्या ज्यादा हो जाती है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन ये आपकी देखो मैक्सिमम हो जाती है, यहाँ पे मोर हो जाती है यानी। और यहाँ पे देखो जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ी दूर रहे, सेंट्रल एटम के नजदीक नहीं रहे, तो इसलिए यहाँ पे जो इनके बीच में देखो जो रिपल्शन होती है, बॉन्ड पेयर जो रिपल्शन है वो आपकी लेस होती है। और यहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्शन बोलो क्या थी NH3 के केस के अंदर, वहां पे बॉन्ड पेयर रिपल्शन थी आपकी मोर, रिपल्शन होने से बॉन्ड एंगल बड़ा हो गया। तो ये हम लिखते थे कि ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इन NH3 देन फास्फोरस इन PS3 the bond pair electrons are more strongly attracted, the bond pair electrons are more strongly attracted towards nitrogen atom, the bond pair electrons of यहाँ पे NH bond हम लिख देंगे are more strongly attracted towards the nitrogen atom than bond pair electrons of PH bond towards phosphorus atom। तो जिसकी वजह से क्या हो जाती है, देयर occurs the more bond pair repulsion, there will be the more bond pair repulsion in NH3 than in PS3। इसलिए जो बॉन्ड एंगल होता है वो NH3 का ग्रेटर होता है किससे, बॉन्ड एंगल ऑफ PS3 से। तो इस टाइप से तो देखो हम एक्सप्लेन कर देते थे, ये हम पहले भी अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपके एक्सप्लेन कर चुके हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आया कि ये तो ठीक है कि NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है और PS3 का कम होगा, डिक्रीज हो जाएगा, इस टाइप से हम एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन वो जो डिक्रीज है जैसे अभी हम बता रहे हैं वो ज्यादा होता है। आपके बॉन्ड एंगल यहाँ पे आपका 107 है और अगले के अंदर जो बॉन्ड एंगल आता है वो आपका काफी कम हो जाता है, यहाँ पे 94 डिग्री का हो जाता है, देखो नियर अबाउट। तो क्वेश्चन ये है कि ये इतना ज्यादा डिक्रीज क्यों हुआ, तो उसी बात को अब हम एक्सप्लेन करते हैं हमारे ड्रैगो रूल के द्वारा, उन्हीं ऊपर वाली बातों को लिखते हुए। तो अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और ड्रैगो रूल को अब यूज करते हैं। तो देखो ड्रैगो रूल ने क्या कहा है, देखो फिर से आप स्टेटमेंट को ध्यान से देख लें। ड्रैगो रूल ये कहता है कि ये एप्लीकेबल सिर्फ कब होगा, पहली बात ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट में होगा, थर्ड पीरियड के एलिमेंट के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बताओ आपके अगर इस यहाँ पे ही हम देखें ग्रुप नंबर 15 के हाइड्राइड्स के अंदर, तो सबसे पहला जो हाइड्राइड है ग्रुप 15 का वो बोलो कौन है, NH3 है। तो जो NH3 है तो ये बताओ इसमें सेंट्रल एटम कौन है, ये नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन बोलो कौन से पीरियड का एलिमेंट है, ये तो सेकंड पीरियड एलिमेंट है। तो मेन पॉइंट ये आ गया कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो तो एक सेकंड पीरियड एलिमेंट है, इट इज ए सेकंड पीरियड एलिमेंट, ठीक हो गया। और यहाँ पे देखें फास्फोरस तो बोलो क्या है, ये एक थर्ड पीरियड एलिमेंट है, क्लियर हो गया। तो फास्फोरस की कॉन्जुगेशन भी हमने देख ली,
इसकी वैलेंस शेल जैसे आप पहले से पढ़ते आए हैं, जस्ट नीचे है ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन के, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसकी वैलेंस शेल 2s2 2p3 नाइट्रोजन में थी, तो इसमें क्या हो जाएगी 3s2 3p3। ऐसे ही फर्दर आप आर्सेनिक के अंदर देख सकते हैं, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस होता है, फास्फोरस के नीचे आर्सेनिक, तो उसमें 4s2 4p3 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये आया यहाँ पे, देखो जो बातें हम कर रहे थे कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस किस में चलेगी, तो ऊपर हमने ड्रैगो रूल के अनुसार देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा था ना कि इफ एनी कंपाउंड विच हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इन सभी में देखें, देखो एक सिग्मा बॉन्ड बोलो कितने हैं हर एक के अंदर, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का जो सम है वो 4 है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है हर एक के अंदर। तो ये पॉइंट हमारा पूरा हो गया। देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए सेंट्रल एटम में, तो सेंट्रल एटम में बोलो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आपकी होनी चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, वो हो गई। उसके बाद अब क्या करें, उसके बाद आपको ये देखना है क्या वो सेकंड पीरियड एलिमेंट है। ये जो नाइट्रोजन है ये तो सेकंड पीरियड एलिमेंट है, और जिससे वो अटैच है नेबरिंग एटम से वो हाइड्रोजन, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 2.5 होती है। तो जो सेकंड पॉइंट है वो तो सभी में एप्लीकेबल है कि नेबरिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, लेकिन सबसे पहले तो पहला पॉइंट ही होना चाहिए ना क्लियर कि सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे तो सेकंड पीरियड एलिमेंट है नाइट्रोजन, तो हमने देखो लिखा भी यहाँ पे कि नाइट्रोजन इज ए सेकंड पीरियड एलिमेंट, सो दिस नाइट्रोजन के अंदर जो वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स होंगे दे विल अंडरगो द हाइब्रिडाइजेशन। वो क्या होंगे, अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन जब वो शो करेंगे तो उनके अंदर कितना करेक्टर आ जाता है, अभी हमने पीछे आपको इसलिए बेसिक बताया था ताकि आपको यहाँ पे कैलकुलेट ना करना पड़े। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब 25% एस करेक्टर, तो जितने भी ये ऑर्बिटल होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल नाइट्रोजन के चारों तरफ सभी के अंदर आपका 25% एस करेक्टर होगा। सिमिलरली आपके जो ये आपका जिसके अंदर लोन पेयर है आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसके अंदर बोलो कितना परसेंट एस करेक्टर लिखा हमने 25। उसके बाद नेक्स्ट देखो ये जो फास्फोरस है ph3 में, आर्सेनिक है, क्या ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है? नो, सेकंड पीरियड एलिमेंट तो सिर्फ नाइट्रोजन है, तो इसीलिए ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है अकॉर्डिंग टू ड्रैगो रूल। और इट विल, इसके जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल हैं फास्फोरस के आर्सेनिक के, दे विल नॉट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, ये इंटरमिक्स करके हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस को शो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप नीचे फास्फोरस की देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में लिख रखी है, उसके वैलेंस शेल में आप देखो 3s और ये 3p लिख रखा है। तो ये जो लोन पेयर है वो बोलो किसके अंदर आपको दिख रहे हैं, वो 3s के अंदर, इसका मतलब ये 3s है। बोलो कौन है जिसके अंदर ये आपको दिखा रखा हमने, स्फेरिकल सा ही दिखाया ना, तो देखो ये 3s है। कौन है, बोलो ये 3s। और जिनके साथ बॉन्ड बने हुए हैं फास्फोरस के अनपेड इलेक्ट्रॉन थे वो आपके कौन है, बोलो 3p। तो ये जो आपका ऑर्बिटल है यहाँ पे 3s, ऐसे ही फोर्थ जो पीरियड एलिमेंट आपका आर्सेनिक, वो भी हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस को शो नहीं करेगा। तो अब इसके अंदर देखो फास्फोरस का जो ऑर्बिटल है जिसके अंदर लोन पेयर हमने दिखा रखे हैं, उसके अंदर 100% एस करेक्टर है क्योंकि प्योर एस के अंदर है वो। इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस तो चली नहीं ना। हाइब्रिडाइजेशन अगर प्रोसेस चलती तो क्या होता, एस और पी के आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे ये इंटरमिक्स कर जाते, फिर 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते, सभी की एनर्जी सेम होती, शेप सेम होती। लेकिन ऐसा यहाँ पे तो हुआ नहीं अकॉर्डिंग टू द ड्रैगो, क्योंकि उसने कहा था ये तो सिर्फ सेकंड पीरियड एलिमेंट के अंदर ही ऐसा होगा, ये तो थर्ड पीरियड एलिमेंट था, आर्सेनिक फोर्थ पीरियड एलिमेंट था, उनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं चली। इसलिए जो लोन पेयर रखा वो प्योर एस के अंदर है जिसके अंदर 100% एस करेक्टर है। तो अब उससे क्या हो जाएगा कि 100% एस करेक्टर होने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो सेंट्रल फास्फोरस एटम उसके बहुत नजदीक है, लोन पेयर की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो फास्फोरस के बहुत ही ज्यादा नजदीक होगी। और इलेक्ट्रॉन पेयर जितने ज्यादा नजदीक होंगे ये सेंट्रल एटम के, जो यहाँ पे देखो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे पीएच वाले, इनके साथ ये ज्यादा रिपल्शन दिखाएंगे 100% एस करेक्टर होने की वजह से। और यहाँ पे नाइट्रोजन के अंदर सिर्फ कितना था, 25% एस करेक्टर। देखो हमने इलेक्ट्रॉन को थोड़ी दूर भी दिखाया इन ऑर्बिटल के अंदर, नाइट्रोजन के नजदीक नहीं दिखाया। यहाँ पे हमने स्फेरिकल भी दिखाया क्योंकि प्योर एस है तो स्फेरिकल शेप होती है एस की। तो इसलिए जो को ये जो बॉन्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के ऊपर, ये NH बॉन्ड वाले बॉन्ड पेयर के साथ कम रिपल्शन दिखाएंगे क्योंकि इनके अंदर एस करेक्टर कम है। मींस नाइट्रोजन के कम है, ये नजदीक, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो कम एस करेक्टर होने की वजह से क्या हो गया कि जो ये लोन पेयर है ये NH बॉन्ड के साथ कम रिपल्शन दिखाएंगे। देखो तो मीन्स अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कहाँ पे एस करेक्टर कम है, कहाँ पे ज्यादा। देयर इज द लार्ज इंक्रीज इन द परसेंटेज एस करेक्टर। देखो अगर हम अलोंग द आपके ग्रुप देखें NH3 से PS3 से AS3 की तरफ जब जाते हैं, तो NH3 से PS3 की तरफ जब गए तो क्या हुआ, देयर इज ए देखो लार्ज इंक्रीज इन द परसेंटेज एस करेक्टर इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल होल्डिंग द लोन पेयर और मूविंग फ्रॉम NH3 टू PS3, क्योंकि हमें यही तो एक्सप्लेन करना है कि यहीं पे इन्हीं के बीच में ज्यादा डिफरेंस आता है। तो उससे क्या हुआ, देयर अकर्स द लेस lone pair bond pair repulsion in between the lone pair
एंड द NH बॉन्ड। जो NH बॉन्ड है और जो लोन पेयर है, यहाँ पे आपके जो रिपल्शन होगी वो कम होगी इन केस ऑफ NH3, और इसीलिए जो बॉन्ड एंगल है वो आपका लोन पेयर से रिपल्शन तो हुई ही है, रिपल्शन तो देखो हुई है, तो बॉन्ड एंगल तो डिक्रीज होगा, लेकिन कितना हुआ वो होता है आपके, जैसे हमने पहले भी बताया था 109.5 डिग्री का होता है नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल, तो वो आपका यहाँ पे एंगल बन जाता है 107 डिग्री, 107 डिग्री का अमोनिया के अंदर होता है। अब नेक्स्ट बात आ गई आपके जब PS3 की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहां पे जो आपके लोन पेयर है वो किसमें प्रेजेंट है, जिसके अंदर 100% S करेक्टर है, न्यूक्लियाई के ज्यादा नजदीक हैं, तो ये लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन दिखाएंगे PH बॉन्ड के बॉन्ड पेयर के साथ। सो देयर अकर्स द मोर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इन बिटवीन द लोन पेयर प्रेजेंट इन द आपके 3s ऑर्बिटल एंड द PH बॉन्ड, तो उनके बीच रिपल्शन ज्यादा हुई। रिपल्शन ज्यादा मिलने की वजह से, लोन पेयर से ज्यादा रिपल्शन मिली, तो ये PH बॉन्ड जो है थोड़ा ज्यादा अंदर की तरफ चला गया, और इनके बीच जो गैप है यहाँ पे HPH जो बॉन्ड बना वो छोटा हो गया, देखो सिर्फ 94 डिग्री का हो जाता है। मैक्सिमम रिपल्शन मिली यहाँ पे, 100% S करेक्टर है आपके उस ऑर्बिटल के अंदर जिसके अंदर लोन पेयर है। तो आपने देख लिया ना यहाँ पे कितना ज्यादा डिफरेंस हुआ, 107 से 94, देखो इतना ज्यादा डेविएशन है एंगल के अंदर। लेकिन जब फर्दर PS3 से NH3 की तरफ, आप PS3 से आप ASS3 की तरफ जाते हैं, तो वहां पे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो ऑर्बिटल जिनके अंदर लोन पेयर हैं उनके अंदर जो S करेक्टर है वो ऑलमोस्ट देखो सेम है, 100%। तो अब देखो हुआ क्या, मींस एंड दस द मैग्नीट्यूड ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इंक्रीजेस टू ए लार्ज एक्सटेंट ऑन मूविंग फ्रॉम NH3 टू PS3। NH3 से PS3 की जब जाते हैं तो जो मैग्नीट्यूड है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन का वो एकदम ज्यादा बढ़ गया, NH3 में कम था और PS3 में क्या है, ज्यादा है। सो द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, इसलिए बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया। HPH बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बोलो, ये HP और H के बीच का जो बॉन्ड है ये आपका छोटा हो गया, डिक्रीजेस टू ए लार्ज एक्सटेंट। अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं जो फास्फोरस के अंदर PH बॉन्ड के जो होते हैं, हम उनका देखो मैथमेटिकल तरीके से भी हम निकाल सकते हैं कि क्यों हमने कहा कि वहां पे 100% S करेक्टर है, तो हम वाइस वर्सा निकाल लेते हैं। PH बॉन्ड के अंदर क्या है, देखो HPH जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है यहाँ पे बॉन्ड एंगल बोलो कितना है, 94। तो देखो हमारा फार्मूला वही cos थीटा इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाय S-1, इसमें हमने थीटा की वैल्यू पुट कर दी 94। जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपकी परसेंटेज जो S करेक्टर है वो आ जाएगा 2% इन वन ऑफ द बॉन्ड, एक बॉन्ड के अंदर, एक PH बॉन्ड के अंदर। एक PH बॉन्ड के अंदर परसेंटेज S करेक्टर कितना आ गया, 2, 3 PH बॉन्ड है तो कितना हो गया, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 हो गया यहाँ पे आपका S करेक्टर। देखो जो ये PH बॉन्ड है, इस PH बॉन्ड का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है फास्फोरस वाला, उसके अंदर परसेंटेज S करेक्टर बोलो कितना है, सिर्फ 2% S। ऐसे ही जो नेक्स्ट है इसके अंदर भी बोलो कितना है, आपके 2% S करेक्टर है। तो जो और ये जो थर्ड बच गया इसके अंदर भी बोलो कितना हो गया, 2% S करेक्टर हो जाएगा। तो 2 2 4 और 2 6, टोटल तो 6 हो गया। तो जो बच गया 100% होता है टोटल, तो इसके अंदर कितना आ गया, इसके अंदर आ गया आपके 94%। और कोई भी ऐसी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती जिसके अंदर 94% S करेक्टर होता है। इट मींस इस कंपाउंड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस नहीं चली। इट मींस जो ऑर्बिटल जिसके अंदर लोन पेयर प्रेजेंट है उसके अंदर 100% ही S करेक्टर है। तो ये हमने प्रूव किया अपने मैथमेटिकल फार्मूले के द्वारा कि भाई आपके जो ये कंपाउंड है PS3 का, इसके अंदर कोई भी हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस नहीं चली। मैथमेटिकली भी हमने इस बात को प्रूव किया बाय यूजिंग द बॉन्ड एंगल व्हिच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द HPH बॉन्ड। जो PH बॉन्ड है उनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना था उसको हमने मैथमेटिकल तरीके से यूज करते हुए प्रूव किया, परसेंटेज S करेक्टर निकाला। और ये परसेंटेज S करेक्टर उतना आता है जो कभी होता ही नहीं, ना तो SP हाइब्रिडाइजेशन में होता, ना SP2, ना SP3, जो जितनी भी आपने देखी किसी के अंदर भी ऐसा नहीं होता। Hence proved कि there occurs no hybridization in the central phosphorus atom. Similarly, in case of the ASS3, there occurs no hybridization. क्लियर हो गया। तो इस टाइप से हमें मेन इसकी एप्लीकेशन तो वही रही जो एप्लीकेशन नंबर 1 थी, क्या थी बोलो, अनयूजुअल डेविएशन इन द बॉन्ड एंगल। बिल्कुल इसी टाइप की एक्सप्लेनेशन हम आपको आगे देंगे आपके ग्रुप नंबर 16 के बारे में भी। वहां पे सिर्फ क्या होगा, जहां पे आपको नाइट्रोजन दिख रहा है सेंट्रल एटम, वहां पे ऑक्सीजन आ जाएगा, आपके NH3 की जगह वाटर बन जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 आगे ऑक्सीजन होगा। और नीचे जो अगला फास्फोरस है यहाँ पे PS3, तो वहां पे ऑक्सीजन के नीचे सल्फर होगा, तो वहां पे H2S बन जाएगा। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सेम रहेगी एग्जैक्ट, वो हम इसके बाद बताएंगे। लेकिन उससे पहले इन्हीं जो आपके ग्रुप नंबर 15 के जो हाइड्राइड्स हैं इनमें अगली एप्लीकेशन हम देख लेते हैं, लाइक बेसिसिटी। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है बेसिसिटी ऑर्डर को कैसे एक्सप्लेन बाय यूजिंग दैट ड्रैगो रूल ऑन मूविंग फ्रॉम NH3 टू PS3 ऑनवर्ड। जब हम जाते हैं ग्रुप 15 हाइड्राइड में, तो बेसिसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, कौन ज्यादा बेसिक है कौन कम, वो तो हम देखो पहले भी एक्सप्लेन कर चुके होते हैं। लेकिन कैसे करते हैं एक्सप्लेन, अब आप देखें। देखो नाइट्रोजन, ये बातें हम पहले ही देख चुके हैं कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी, क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है।
और फास्फोरस के पास जाए तो उसी टाइप से आपके वही 3 बॉन्ड बनने होते हैं। अब देखो हम कैसे करते थे एक्सप्लेन इस बात को, हम इस तरह से कुछ करते थे एक्सप्लेन। पहले हम देखते थे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जब हम पहले बेसिसिटी को कॉमनली विदाउट ड्रैगो रूल को जो हम एक्सप्लेन करके दिखाते हैं आपको। अगर आप देखें सिंपल फार्मूला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, डी के नीचे देखो मैंने ई लिखा, मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके अंदर, अराउंड द नाइट्रोजन एटम, अराउंड द नाइट्रोजन एटम। फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम देखेंगे यहाँ पे PS3 के अंदर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द फास्फोरस एटम, फार्मूला हमारा वही रहेगा मास पर यूनिट वॉल्यूम। जो ये मास है ये हम देख रहे हैं अबाउट द लोन पेयर। मास बोलो किसका देख रहे हैं, बोलो ये हम लोन पेयर का देख रहे हैं यहाँ पे, लोन पेयर। अब उसके बाद देखते हैं वॉल्यूम। आपका जो ये जो नाइट्रोजन जिसके ऊपर ये ऑर्बिटल पड़ा है यहाँ पे, जो नाइट्रोजन का साइज आपका जो देखो आपका छोटा होता है, नाइट्रोजन का साइज बोलो क्या होता है, स्मॉल होता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो फैली हुई है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो फैले हुए हैं स्मॉल साइज नाइट्रोजन के ऊपर देखो फैले हुए हैं, नाइट्रोजन के चारों तरफ देखो ऐसे, ये जो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर जो है इनका जो क्योंकि अंडर मूवमेंट रहते हैं। ऐसे फास्फोरस का साइज बड़ा होता है, फास्फोरस का साइज बोलो क्या है, इसका लार्ज है। तो देखो क्या हुआ कि वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो गया बोलो स्मॉल, जो नाइट्रोजन का देखो वॉल्यूम देखो स्मॉल होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो कहाँ पे फैली हुई है, तो वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, वो कितने जगह पे कितने वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैली हुई है वो कम होगी, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है। तो अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बोलो क्या होगी, यहाँ पे मोर होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा किस पे हुई, NH3 वाले नाइट्रोजन के ऊपर। अगर हम देखें PS3 में तो यहाँ पे फास्फोरस का साइज है, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो आपकी स्प्रेड है फैली हुई है वो लार्ज साइज के ऊपर फैली हुई है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो फैली हुई है वो लार्ज स्पेस के अंदर फैली हुई है, तो वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पे लार्ज। और वॉल्यूम लार्ज है तो इस फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो क्या होगी बोलो लेस। तो आप ये बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके ऊपर ज्यादा है, नाइट्रोजन पे या आपके फास्फोरस के ऊपर। तो आप हमेशा ऐसे ही लिखते थे जब इसका जवाब बेसिकली अब विदाउट ड्रैगो रूल जब आपने आज तक पढ़ा है तो आप ऐसा ही लिखते आए हैं कि ऑन मूविंग फ्रॉम NH3 to PS3 onwards, NH3 to PS3 and so on, या ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप नंबर 15 हाइड्राइड्स आप लिख सकते हैं। द नंबर ऑफ lone pair remains same, the number of lone pair remain same, but the electron density around central atom, but the electron density around the central atom क्या हो गई बोलो, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या आई मोर, यहाँ पे क्या आई लेस। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द सेंट्रल एटम डिक्रीजेस। और जो बेसिसिटी है लेविस के अनुसार वो क्या होती है, जहां पे जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वही तो ज्यादा डोनेट करेगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, डिक्रीज हो गई, इसलिए बेसिसिटी ऑल्सो डिक्रीजेस, बेसिसिटी ऑल्सो डिक्रीजेस। देखो एक बेसिक एग्जांपल हम आपको दे दें यहाँ पे, देखो सिंपल समझने के लिए। मान लीजिए देखो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना था, दिखने में तो क्या दिख रहा है कि दोनों आपके इक्वल बेस ही होने चाहिए। देखो दोनों के पास एक एक लोन पेयर है, दोनों ही डोनेट कर देंगे, तो दोनों ही बेसिक है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है आप उसे क्या कहते हैं, लेविस के अनुसार आप उसे कहते हैं बेस, विच कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स द अदर स्पीसी। तो बेस होता है, बेस तो दोनों है। क्वेश्चन था कौन ज्यादा बेस है, तो इसलिए हमने देखा कौन अच्छे तरीके से डोनेट कर पा रहा है, किसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमने अपने बेसिक फार्मूले से देखी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम से, और हमने प्रूव किया कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो नाइट्रोजन के ऊपर ज्यादा है और फास्फोरस के ऊपर क्या है, कम है। इसलिए जो बेसिक आपका NH3 है इट इज मोर बेसिक देन द PH3। इस टाइप से हमने प्रूव कर दिया। अब देखो बेसिक, मान लीजिए आपके पास एक गिलास पानी है
आप उसको किसी को डोनेट करना चाहते हैं, तो डोनेट देखो आप कैसे करें। एक तो आप बिल्कुल उसके पास खड़े होके आप उसको उसी एक गिलास पानी को पिला दें, तो आपने उसकी प्यास अच्छे से बुझा दी। एक आप क्या करें, वो बंदा तो यहाँ पे खड़ा, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर चले जाएं और फिर ऊपर से आप उस एक गिलास पानी को, आपने डिस्टेंस बढ़ा दिया ना, वो जो एक गिलास जो पानी है जो वो ऊपर से आएगा फर्स्ट फ्लोर से, वो बंदा नीचे खड़ा है, आप उसको जो पानी पिला रहे हैं, पानी टप 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 नीचे आ रहा है, तो मीन्स आप उसकी प्यास अच्छे से नहीं बुझा पाए, उसको पानी अच्छे से नहीं मिलेगा, आप उसको अच्छे तरीके से डोनेट नहीं कर पाए। इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो आपका वाटर है जो आप ऊपर से डाल रहे हैं वो लंबा एरिया हो गया जहां से वो आ रहा है, तो एक अच्छे तरीके से उसको यानी आप डोनेट नहीं कर पाएंगे पानी को। तो ऐसा ही यहाँ पे था कि मीन्स जो चीज है वो आपकी एक ही जगह के ऊपर इकट्ठी होनी चाहिए। मान लीजिए कोई पानी गिलास में आप किसी को पिलाते हो या किसी को फ्रेश के ऊपर डाल दो, एकदम पानी पानी फैल गया, फिर आप उसको कहते हो आप पी लो, तो मीन्स पानी की जो डेंसिटी है वो कहाँ पे ज्यादा है, यानी डेंसिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में कहाँ पे इकट्ठा, कहाँ पे है, गिलास के अंदर इकट्ठा है, तो कोई उसको आराम से पी लेगा। फ्रेश के ऊपर गिरा देंगे तो आपने फैला दिया। ऐसे ही यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो इसलिए आपने कम एरिया के ऊपर इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं लोन पेयर। फास्फोरस का साइज बड़ा है तो वही एक लोन पेयर है वो ज्यादा एरिया में फैले हुए हैं, तो मीन्स कहाँ से अच्छे से डोनेट हो पाएंगे, नाइट्रोजन के ऊपर से। क्लियर हो गया आपके? तो इस टाइप से ये था बेसिक वे जो आप जब कभी भी पढ़ते थे इनकी बेसिसिटी के बारे में कि एक्सप्लेन द ट्रेंड ऑफ बेसिसिटी, तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर देते थे। तो ये था आपका बेसिक ट्रेंड। अब हम यूज करेंगे बेसिसिटी ट्रेंड को ही एक्सप्लेन करेंगे बट बाय यूजिंग द ड्रैगो रूल। जो बातें अभी हमने पीछे सीखी हैं उन्हीं बातों को अब देखो हम कैसे यूज करते हैं। आप कैसे भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन अगर ये आ जाए बाय यूजिंग ड्रैगो रूल आप एक्सप्लेन करें बेसिसिटी, तो फिर आप देखो ये बातें नहीं लिखेंगे डायरेक्ट ऐसे इस टाइप की, तो फिर आपको ड्रैगो रूल की क्या डेफिनेशन है उन बातों को ही तो यूज करके जवाब देना होता है, तो इसलिए आपको ये बताना पड़ता है हमें। तो अब देखो नेक्स्ट, जब हम NH3 से PS3 से ASH3 की तरफ जाते हैं तो जो सेकंड पीरियड एलिमेंट है नाइट्रोजन, तो इसलिए उसमें हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस चलेगी और आपके उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस चलने की वजह से sp3 होगी हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि 3 सिग्मा एक लोन पेयर है, तो sp3 हो तो बोलो कितने परसेंट एस करेक्टर होता है, 25% एस करेक्टर होता है। तो वो ऑर्बिटल जिसके अंदर लोन पेयर उसके अंदर 25% एस करेक्टर है। अगर हम देखें PS3 की तरफ जाते हैं तो उसमें क्या होगा, आपके जो लोन पेयर जो प्रेजेंट है फास्फोरस के ऊपर वो 3s ऑर्बिटल के अंदर ही होंगे जो 100% प्योर एस है, तो उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस नहीं चलेगी। तो जिसकी वजह से जो बोलो कौन से लोन पेयर ऐसे हैं जो स्ट्रांगली बाउंड बाय द न्यूक्लियाई है, नाइट्रोजन की जो न्यूक्लियाई है, जो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है उसका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है लोन पेयर को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसके अंदर लोन पेयर उसके अंदर सिर्फ 25% एस करेक्टर है, तो लेसर द एस करेक्टर लेसर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, सिर्फ 25% ही एस करेक्टर है, तो ये इसके अंदर चांस होंगे कि अपने लोन पेयर को ज्यादा डोनेट करे, तो ये ज्यादा बेसिक होगा, NH3 ज्यादा बेसिक होगा जैसे अभी हमने बताया था। और अगर हम देखें आपके PS3 के अंदर तो उसके अंदर तो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस चली नहीं सेंट्रल एटम के अंदर, क्योंकि फास्फोरस सेकंड पीरियड एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए उसमें हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस नहीं चलेगी, तो जिसकी वजह से आपके वो ऑर्बिटल वो हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं होगा, ये सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल ही होगा, 3s होगा, जिसके अंदर आपके लोन पेयर प्रेजेंट है, 3s ऑर्बिटल होगा और इसके अंदर 100% s करेक्टर है क्योंकि प्योर s है, तो जिसकी वजह से मोर द परसेंटेज एस करेक्टर मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहेंगे टुवर्ड्स द न्यूक्लियाई, इसलिए ये इजीली डोनेट नहीं किए जा सकते बाहर किसी स्पीसी को। ऐसे ही नेक्स्ट के अंदर तो मींस क्या हुआ, देयर इज ए लार्ज इंक्रीज इन द परसेंटेज s करेक्टर in the hybrid orbital holding the lone pair or moving from NH3 to PS3, और जिसकी वजह से क्या हुआ, and thus the magnitude of holding lone pair by the hybrid orbital increases to a large extent। जैसे हम NH3 से PS3 की तरफ जाते हैं तो लोन पेयर को पकड़ने की जो ताकत है जो सेंट्रल एटम की वो बढ़ जाती है, क्योंकि वो लोन पेयर किसके अंदर प्रेजेंट है, PS3 के अंदर 100% एस करेक्टर के अंदर, तो होल्ड करने की जो पावर है वो बढ़ गई, स्ट्रांगली बाउंडेड है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है ये लोन पेयर सेंट्रल एटम की तरफ, तो मींस वो एक्सटेंट बढ़ गया NH3 से PS3 की तरफ जाने से, इसलिए जो डोनेशन का एक्सटेंट है वो घट गया। सो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रीली अवेलेबल इन फॉर डोनेशन टू द आउटसाइड स्पीसी। देखो हमने एरो दिखाए हैं बाहर की तरफ, अच्छा अच्छा बेस वो होता है जो बाहर किसी को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे, तो NH3 के ऊपर जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो इजीली डोनेट हो पाएंगे। आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्रीली अवेलेबल फॉर डोनेशन इन केस ऑफ द PS3 और द ASS3, क्योंकि दीज लोन पेयर आर प्रेजेंट इन द simply the atomic orbital having the 100% s character, so and thus the tendency for donation of lone pair electron decreases, so the basicity order also decreases, so NH3 is more basic than PS3 and so on।
लेकिन इसी बेसिस के ऊपर जो टेंडेंसी है लोन पेयर डोनेट करने की, इसके बेसिस के ऊपर फर्दर हम कुछ चीजों के और जवाब दे सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आपसे और पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो लोन पेयर हैं जो नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है NH3 में, क्योंकि वो इजीली डोनेट किए जा सकते हैं, तो ये डोनेट किस किस को कर सकता है? PH3 वाले जो लोन पेयर हैं फास्फोरस के ऊपर, वो इजीली डोनेट नहीं हो सकते। किस किस को डोनेट करें? ये डोनेट फॉर एग्जांपल आपके HCl के अंदर अगर हम डाल दें अमोनिया को, HCl के अंदर अगर हम डाल दें अमोनिया को, तो क्या होगा? रिएक्शन हो जाएगी आपकी NH3 और HCl के बीच में, क्योंकि जो HCl है उसके ऊपर तो क्या होता है बोलो, H पॉजिटिव होता है, और Cl बोलो क्या होता है, नेगेटिव। तो इसको डोनेट कर देगा ये। ऐसे ही वाटर के अंदर अमोनिया को डाल दे तो रिएक्शन हो जाती है, सोल्यूबल हो जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अमोनिया को अगर अब मेटल के अंदर डाल दे, मेटल के साथ अगर कोई कॉम्प्लेक्स बनाए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवाना चाहें, तो मेटल के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर उसमें आराम से डोनेट कर देगा और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना देगा, कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो मींस कौन इजिली आउट ऑफ द NH3 और PH3 कौन इजिली अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर डोनेट कर सकता है? जो लोन पेयर कर सकता है डोनेट, वही इजिली HCl के साथ रिएक्शन करेगा, वही वाटर के अंदर सोल्यूबल होगा, मींस वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, और वही किसी मेटल आयन को अपने लोन पेयर डोनेट कर सकता है। मेटल आयन के वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर लोन पेयर डोनेट कर सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, कॉम्प्लेक्स बना सकता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकता है। तो वो कौन, अभी आप देख चुके, वो है आपके NH3, नॉट द PH3। तो इसलिए द NH3 कैन रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl टू गिव द बोलो क्या, NH4Cl। आपके अमोनियम क्लोराइड जो सबलाइम होके इसके व्हाइट वेपर्स आपको दिखेंगे, रिएक्शन जब होगी तो व्हाइट वेपर्स बन जाएंगे। लेकिन जो PH3 है ये कैन नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट HCl टू गिव द NH4Cl। ये बातें चल रही है डाइल्यूट की। देखो लेकिन एक बात होती है जबरदस्ती रिएक्शन करवाना। देखो फास्फोरस तो इजिली अपने डोनेट नहीं कर पा रहा, और जिसको लेने हैं वो लेने वाला जो स्पीसी है, जिसको लोन जो जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेना चाहता है, वो एक वीक स्पीसी अगर स्ट्रॉन्ग कर दे। स्ट्रॉन्ग का मतलब अगर हम डाइल्यूट HCl की बजाय कंसंट्रेटेड HCl डाल दें, क्या डाल दे बोलो, कंसंट्रेटेड HCl, तो उस वक्त कंसंट्रेटेड का मतलब ये होता है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर हमने H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, और ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो H पॉजिटिव आयन ज्यादा अप्रोच करेंगे PH3 की तरफ। नाउ द रिएक्शन कैन टेक्स प्लेस, तो चांसेस है कि रिएक्शन आपकी हो जाए। लेकिन डाइल्यूट की बात हम कर रहे थे कि हमने लिमिटेड अमाउंट के अंदर डाला HCl, और वो भी डाइल्यूट के अंदर डाला, मींस द मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl आर वेरी लेस इन नंबर इन द सॉल्यूशन। तो उस वक्त जो होगा, क्योंकि बढ़िया जो बेस है, जो बेटर जो बेस है, वो आपका कौन है, NH3 है, इसलिए NH3 ही डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगा, आपका PH3 डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। सिमिलरली बात आ जाती है वाटर की, तो वाटर में सोल्यूबल कौन होगा, आपका अमोनिया होगा सोल्यूबल। तो अमोनिया जब वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, व्हेन द अमोनिया रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म द, बोलो क्या बन जाएगा यहाँ पे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH बन जाएगा। जैसे कि आपके यहाँ पे जो अमोनिया जब रिएक्ट करता है HCl के साथ, तो बोलो क्या हो जाता है, जो कंपाउंड आपका बना था, बोलो वो क्या बना था, यहाँ पे NH4 आपका Cl बन गया था। जबकि आपका जो आपकी फोस्फीन है जो PH3 है वो ऐसा नहीं कर सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि NH3 क्योंकि एक बेटर लिगेंड है, बेटर लिगेंड का मतलब ये अपने लोन पेयर आराम से डोनेट कर सकता है, और ये आपके PH3 एक बेटर लिगेंड नहीं होगा। लिगेंड कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। लिगेंड की डेफिनेशन आप जानते हैं, द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज विच कैन डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द मेटल एटम और द मेटल आयंस। तो वो कौन जो आराम से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे, वो कौन, वो NH3 ही है, PH3 नहीं है। तो NH3 इज द बेटर लिगेंड देन PH3। कोई आ जाए पेपर में व्हाई NH3 इज द बेटर लिगेंड देन PH3, ये क्वेश्चन बन जाएगा अपने आप में। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम ऊपर दे ही चुके हैं, तो उसमें आपको यही प्रूव करना है कि क्यों NH3 के अंदर नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इजीली डोनेट कर पा रहा है और PH3 क्यों डोनेट नहीं कर पा रहा है। तो वो ड्रैगो रूल के बेसिस के ऊपर आप एक्सप्लेन कर देंगे। तो hence the NH3 can form the coordinate bond with the metal ion to form the complexes, while PH3 cannot form the complexes। क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से अभी हम इन्हीं चीजों का एक्सप्लेन करेंगे बॉन्ड एंगल का, हम ग्रुप नंबर 16 हाइड्राइड्स के अंदर। बिल्कुल उसी टाइप से देखो, डिफरेंस इतना होगा कि जब हम ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p4, तो उसके अंदर आपके दो तो बॉन्ड पेयर आपको दिख रहे हैं और दो क्या होते हैं बोलो, लोन पेयर होते हैं। तो इसीलिए जो ऑक्सीजन है उसकी वैसे तो बॉन्ड एंगल कितने का होना चाहिए बोलो, नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल, क्योंकि दो सिग्मा बॉन्ड आपके यहाँ पे बन गए, O के साथ H, O के साथ H, और दो बच गए लॉन पेयर। दो क्या बच गए बोलो, आपके लॉन पेयर बच गए। तो 2 + 2 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही हो गई। तो ड्रैगो रूल के अनुसार ये बात हमारी कंप्लीट हो चुकी है कि जो सेंट्रल एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, और कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। इसके यहाँ पे तो दो लोन पेयर है, तो वो बात भी पूरी हो गई। एलिमेंट आपका पीरियड नंबर 2 का होना चाहिए, तो ऑक्सीजन पीरियड नंबर 2 में आता है, तो वो बात भी पूरी हो गई। इट मींस हमारा ड्रैगो रूल यहाँ पे चलेगा H2O के केस में। तो
अब हुआ क्या, हम ये जानते हैं कि आपके जो नॉर्मल जो टेट्राहेड्रल एंगल होता है बोलो वो कितने डिग्री का होता है, वो होता है 109.5 डिग्री। हमने पहले भी आपको बताया अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ही अगर एक लोन पेयर होता है तो बॉन्ड एंगल कितने से डिक्रीज हो जाता है, 2.5 से। यहाँ पे दो लोन पेयर हैं तो 2.5 5 डिग्री से वो आपका डिक्रीज हो जाता है। तो बोलो -5 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 104.5 डिग्री। मीन्स वाटर के अंदर जो ये बॉन्ड एंगल होता है ये 104.5 डिग्री का होता है। ये तो बेसिक हमारी बात आ गई। अब उसके बाद हम देखेंगे वही उसी टाइप से लार्ज वेरिएशन कि ग्रुप नंबर 16 के अंदर ऑक्सीजन के नीचे बोलो कौन होता है, ग्रुप नंबर 16 में अगर आप देखें तो ऑक्सीजन के नीचे होता है उसी टाइप से सल्फर। कौन होता है बोलो ऑक्सीजन के नीचे, सल्फर। और इसका जो हाइड्राइड बनेगा वो कौन बनेगा, H2। और यहाँ पे हाइड्राइड बोलो कौन बन जाएगा, H2S बन जाएगा, क्योंकि दो बॉन्ड पेयर हैं, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो दो बॉन्ड दोनों बना सकते हैं, ऑक्सीजन भी बना सकता है, सल्फर भी बना सकता है। तो अब नेक्स्ट देखें, जब H2S की तरफ गए तो ये हमने स्ट्रक्चर H2S की भी बना दी। अब बात आती है बॉन्ड एंगल की यहाँ पे। तो देखो अब होगा क्या, सल्फर की कॉन्जुगेशन हमने लिखी तो उसमें क्या देखा आपने कि जो सल्फर है अगर इसकी कॉन्जुगेशन जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले तो ये हमें देखना है क्या हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो आपने देखा H2S के अंदर भी देखो दो सिग्मा बॉन्ड है, दो लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन तो हमारी क्या हो गई sp3। लेकिन जो सल्फर है ये सेकंड पीरियड एलिमेंट नहीं है, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है। तो इसके अंदर आपके जो सल्फर के जो वैलेंस शेल ऑर्बिटल है ये 3s और 3p, इनके अंदर इनकी इंटरमिक्सिंग नहीं होगी। 3s प्योर 3s रहेगा और 3p ये जो p है ये आपके p के ही रहेंगे। जबकि ऑक्सीजन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस चलेगी क्योंकि ऑक्सीजन एक आपका सेकंड पीरियड एलिमेंट है, तो ये मिक्सअप हो जाएंगे। बोलो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे मिक्सअप होके आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इसका मतलब ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो किस में प्रेजेंट है, वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, जिनके अंदर 25% s करेक्टर होता है। तो मीन्स क्या हुआ, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो सेकंड पीरियड एलिमेंट है। यहाँ पे बोलो कौन है, ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे बोलो कौन है, ये ऑक्सीजन। जो सेकंड पीरियड एलिमेंट है इट विल नॉट अंडरगो द हाइब्रिडाइजेशन, और इसके अंदर 25% ही एस करेक्टर है। अगर आप देखें थर्ड पीरियड के अंदर यहाँ पे ये सल्फर है, देखो एस है यहाँ पे, सल्फर, ये सल्फर है यहाँ पे। तो जो सल्फर है ये क्या है, एक थर्ड पीरियड एलिमेंट है और ये अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द ड्रैगो रूल। सिमिलरली नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे सेलिनियम है, बोलो कौन है ये, Se। सेलिनियम जो है ये आपका फोर्थ पीरियड एलिमेंट है, तो ये भी अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, ये हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस शो नहीं होगी सेलिनियम के अंदर अकॉर्डिंग टू द ड्रैगो रूल। अब उससे क्या हो जाएगा, आपके जो वाटर है उसमें जो ऑक्सीजन का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके अंदर क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस चली तो 25% एस करेक्टर हो गया, सल्फर हो गया, सेलिनियम हो गया। सल्फर का केस देखे तो जो नीचे हाइब्रिडाइजेशन आपको दिख रही है, ये लोन पेयर बोलो किस में प्रेजेंट है आपके, यहाँ पे 3s, यहाँ पे ये 3p के अंदर, तो ये 100% एस करेक्टर होगा इसके अंदर जो 3s वाला है उसके अंदर। तो ये जो लोन पेयर है अब ये करेगा क्या, जो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं ये क्या करते हैं, लोन पेयर अगर 100% एस करेक्टर वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर, एटॉमिक ऑर्बिटल तो ये न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है, सल्फर के ज्यादा नजदीक है। तो ये जो लोन पेयर है ये एसएच बॉन्ड के साथ ज्यादा रिपल्शन दिखाएंगे। और ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है जहाँ पे 25% एस करेक्टर था तो इसलिए वहां पे देखो वो कम रिपल्शन दिखाएंगे OH बॉन्ड के साथ। तो रिपल्शन अगर ज्यादा होगी यहाँ पे H2S के अंदर तो बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर बोलो कौन से वाले, SH बॉन्ड के, देखो ये SH बॉन्ड के बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में देखो जो यहाँ पे ये रिपल्शन होगी, इस रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल बिल्कुल छोटा हो जाएगा क्योंकि ज्यादा रिपल्शन मिलेगी, क्योंकि ये एटॉमिक ऑर्बिटल है जिनके अंदर 100% एस करेक्टर है, तो जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि देयर अकर्स द लार्ज इंक्रीज इन द परसेंटेज एस करेक्टर इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल होल्डिंग द लोन पेयर ऑन मूविंग फ्रॉम कहां से, H2S टू H2O से लेके H2S। तो देखो लेस आपकी लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन होगी, देखो H2O के केस में तो किसके बीच, लोन पेयर और OH बॉन्ड पेयर के बीच में, लोन पेयर और OH बॉन्ड पेयर के बीच में लेस होगी रिपल्शन। तो इसलिए बॉन्ड एंगल तो घटेगा, जैसे मैंने बताया आपके, देखो आपके 104.5 डिग्री इतना ही आया है, नहीं तो 109.5 डिग्री ही रहता, तो घट तो गया यहाँ पे। लेकिन अगर अगली बात हम करें यहाँ पे ज्यादा रिपल्शन हो गई किन के बीच, जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग 100% एस करेक्टर इन सल्फर एंड द बोलो कौन, जो आपका ये बॉन्ड पेयर है कौन से वाले, SH, जो SH बॉन्ड के देखो ये जो बॉन्ड पेयर हैं
और जो यहाँ पे लोन आपके लोन पेयर है एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर, क्योंकि 100% एस कैरेक्टर के अंदर है, ये ज्यादा नजदीक है सेंट्रल एटम सल्फर के, इसलिए दे कॉजेज द मोर रिपल्शन एंड दस द बॉन्ड एंगल इंक्रीजेज या डिक्रीजेस। बॉन्ड एंगल ये डिक्रीज कर देंगे लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से। HSH, जो SH और SH के जो बॉन्ड है इनके बीच का जो गैप है वो आपका कम हो जाएगा ज्यादा रिपल्शन मिलने की वजह से। सो द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस टू ए लार्ज एक्सटेंट। देखो ये 92 हो गया, लेकिन आगे देखो देखते हैं 92 और नेक्स्ट वाले में तो 91 ही रहा, ज्यादा डिक्रीज नहीं हुआ वहां पे। तो क्यों? क्योंकि इनके अंदर तो हाइब्रिडेशन प्रोसेस चली नहीं थी सेंट्रल एटम में, चाहे वो सल्फर था चाहे सेलेनियम था। तो जो आपके लोन पेयर प्रेजेंट है वो किसके अंदर प्रेजेंट? ऑलमोस्ट 100% एस करेक्टर वाले एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर ही प्रेजेंट है, तो इसलिए ज्यादा डेविएशन यहाँ पे आएगा नहीं। और वहां पे डेविएशन क्यों आया H2O से लेके H2S की तरफ जब जाते हैं? क्योंकि H2O के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो 25% एस करेक्टर वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, और यहाँ पे प्योर आपके एस वाले ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट हैं। तो इसलिए जो मैग्नीट्यूड है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन का वो बढ़ जाता है H2O से लेके H2S की तरफ जब हम जाते हैं, इंक्रीजेस टू ए लार्ज एक्सटेंट। सो द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस टू ए लार्ज एक्सटेंट। इसी बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा घट जाता है, 104.5 वाटर में था, 104.5 डिग्री वाटर में है, एंड इट डिक्रीजेस टू ए लार्ज एक्सटेंट एंड डिक्रीज अप टू 92 डिग्री, यहाँ तक आपका घट गया। और ये बातें हम देखो आपको पहले ही सिखा चुके थे कि भाई आपके जो अगर आपको निकालना हो हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर जो बॉन्ड एंगल, तो आप किस टाइप से निकाल सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि आपको निकालना हो आपके सल्फर के अंदर, तो आप कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे आप S लिख देंगे और बॉन्ड बोलो कौन सा हो जाएगा? SH। देखो SH बॉन्ड। तो उसी टाइप से जब आप निकालेंगे यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या पुट कर देंगे, वहां पे हमने NH3 के केस में PH3 के केस में 94 लिखा था, यहाँ पे 92 आ जाएगा। तो एस करेक्टर उसी टाइप से नियर अबाउट इतना ही आता है, और जिसकी वजह से 2 से थोड़ा कम आ जाता है, और ये ऐसा कभी कहीं पे मिलता नहीं, ऐसा कभी कहीं पे होता नहीं। हेंस प्रूव्ड कि आपके H2S के अंदर जो सल्फर है उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से नहीं चली। तो ये थी ड्रैगो रूल की डिफरेंट एप्लीकेशंस। आप अच्छे से इनको रीड आउट करें। थैंक यू।